हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। चलिए हम बात करते हैं कि आज का जो सेशन है ये सेशन है आपका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का 14वां पार्ट। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से थोड़ी चीज़ें डिस्कस कर लूँ। डिस्कस ये करना था कि अभी हाल ही में न्यूज आया है, कल आप लोगों ने न्यूज भी देखा और बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया, व्हाट्सएप मैसेज किया, कहा कि सर क्या ये वैकेंसी सच में बंद होने वाली है, रोक लगने वाली है। यूपी गवर्नमेंट का एक नया से रूल आया है और नई आपकी घोषणा हुई है उनकी कि जिसके तहत आपको ये कहा गया है कि 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में एक भी नई रिक्रूटमेंट नहीं होगी। हाँ, ये चीज़ इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आप लोग को पूरा का पूरा मैं एक एक चीज़ डिस्कस करूँगा। चलिए, तो उससे पहले मैं आज का जो ऑब्जेक्टिव सेशन का लेकर आया हूँ नया सीरीज, इसमें आज मैं डिस्कस करूँगा इकोनॉमिक्स के ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। पिछले में भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज भी इकोनॉमिक्स के ही हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि भारत में जो टैक्सेशन की व्यवस्था है या जो टैक्सेशन की बात की गई है वह कितने प्रकार के टैक्स की बात की गई है। तो भारत में मेनली दो प्रकार के टैक्स की बात की गई है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है इसको मैं धीरे धीरे के क्वेश्चन में डिस्कस करता रहूंगा। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसमें जो निगम कर है, निगम टैक्स है, निगम टैक्स आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं है, वह एक डायरेक्ट टैक्स है, न कि इनडायरेक्ट टैक्स है। अब बात करते हैं कि इसके नोट में थोड़ा सा हम देख लें कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स की यदि बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स वे टैक्स होते हैं जो सीधे जनता से न लेकर अन्य साधनों द्वारा लिए जाते हैं। समझ में आया कि मतलब कि ऐसा टैक्स जो डायरेक्ट जनता से नहीं लिया जाता लेकिन जनता से ही वसूलने के लिए वह अन्य प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है और अन्य दूसरे तरीके से वह टैक्स को वसूला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आपका सेल टैक्स हो गया, बिक्री टैक्स, सर्विस टैक्स हो गया और एक्साइज ड्यूटी। मतलब कि आपका जो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका सेल टैक्स है क्या यह डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो याद रखिएगा यह कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। सर्विस टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। तो ये चीज क्लियर कर लीजिएगा, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। यदि यहीं पे पूछ देता कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, तो डायरेक्ट टैक्स की यदि बात करें तो वो डायरेक्ट जनता से वसूल किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन उसी डायरेक्ट टैक्स है कि डायरेक्ट टैक्स कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मतलब डायरेक्ट टैक्स जो चार एग्जांपल दिए गए हैं, आयकर, सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी, बिक्री कर, यह किससे संबंधित है? तो बात करते हैं, आप क्या हो जाएगा आंसर? आयकर। क्या हो जाएगा? आयकर। आयकर एक डायरेक्ट टैक्स है जो डायरेक्ट जनता से वसूल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देख लें, डायरेक्ट टैक्स क्या कहता है? डायरेक्ट टैक्स वे कर होते हैं जो लोगों से अर्थात जनता से सीधे लिए जाते। एग्जाम्पल के तौर पर आयकर, इनकम टैक्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझने वाला क्वेश्चन है। इसके लिए थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो कंडीशंस होती है, आयात और निर्यात होता है। आपको पता होगा आयात और निर्यात में वस्तुओं को मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह, जो कमोडिटीज होती हैं, गुड्स होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? अदृश्य निर्यात मीन्स कि एक ऐसा बॉडी, एक ऐसे बॉडी का इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यूज हो रहा हो जो इनविजिबल हो, वह एज अ ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का वर्क कर रहा हो लेकिन इनविजिबल हो, अदृश्य हो। तो इसके में एग्जांपल, मछली यदि होगा तो विजिबल होगा, भैया एक जगह से एक कमोडिटीज है मछली के रूप में भेजा जा रहा है तो कमोडिटी में आ जाएगा, तो साफ साफ विजिबल है। आभूषण वो भी विजिबल है, हथकरघा वो भी विजिबल है। लेकिन यातायात और यात्रा ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें कमोडिटीज को रख कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। मतलब कि ये जो यातायात और यात्रा है या ट्रांसपोर्टेशन का वर्क, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यातायात और यात्रा। जैसे नोट में देख लें, यातायात और यात्रा अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफडीआई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और विदेशी संस्थागत निवेश एफआईआई किस मामले से अलग है? तो ध्यान समझिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है? एफडीआई एंड एफआईआई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई पूंजी, कैपिटल
एफडीआई पूंजी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन लाता है। ध्यान समझिएगा, एफडीआई में कैपिटल, आपका इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट तीनों इन्वॉल्व होता है, जबकि एफआईआई में ओनली कैपिटल इन्वॉल्व होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। यदि हम इसका नोट भी देखें तो नोट में क्या कह रहा है कि एफडीआई पूंजी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन लाता है, जबकि एफआईआई केवल पूंजी लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में निर्धारित नहीं किया गया था। ध्यान से क्वेश्चन समझिए, क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल लायबिलिटीज एंड बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में निर्धारित नहीं किया गया था। तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा प्राथमिक घाटे का उन्मूलन, मतलब प्राइमरी डिफिसिट को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया था। ये इसका आंसर हो जाएगा। चूंकि यदि हम इसको बारे में समझें, इसका नोट समझिएगा, वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में पारित हुआ। यदि हम बात करें वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में पारित किया गया था। इसका मेनली उद्देश्य क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था राजकोषीय घाटे अर्थात फिजिकल डिफिसिट को खत्म करना था। हमारे यहाँ बता दें कि हमारे यहाँ जो भी बजट बनता है, कभी भी सरप्लस बजट आज तक नहीं बना। एक बार रिकॉर्ड रहा है कि एक बार जब उत्तर प्रदेश सरकार में मुलायम सिंह की राज थी, तब आपका जो बजट पेश हुआ था वह सरप्लस बजट पेश हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि जो सरप्लस बजट पेश हुआ था उसमें भी कुछ खामियां थी। बाद में जांच करने के बाद पता चला कि वह इधर से उधर करके डेटा को और सरप्लस बजट पेश किया गया था। मेनली हमारे यहाँ जो बजट पेश होता है वह राजकोषीय घाटे अर्थात फिजिकल डिफिसिट बजट पेश किया जाता है। चलिए बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था इसको लाने का, बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव यह था कि राजकोषीय घाटे जो फिजिकल डिफिसिट है उसको क्या कर देना है, समाप्त कर देना है। चूंकि इसको लाने का रीजन क्या था, ध्यान समझिएगा। हालांकि यह जो लाया गया था राजकोषीय घाटे को उन्मूलन कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव में सफल ना हो सकी गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि 2007-8 के मध्य एक आर्थिक मंदी के कारण यह असफल हो गया। अब बात करते हैं कि 2007-8 में एक आर्थिक मंदी आई थी। उसी समय एक ऐसा रिसेशन, एक ऐसी कंडीशंस आई थी, रिसेशन मतलब मंदी का कंडीशंस हो गया, एक ऐसी कंडीशन आई थी जिसे हम लोग यूरोजोन क्राइसिस के नाम से जानते हैं। यूरोजोन क्राइसिस का नाम सुना होगा आप लोगों ने। चूंकि यूरोजोन क्राइसिस एक्चुअली है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यूरोजोन क्राइसिस की यदि बात करें तो मेनली ये आया यूरो करेंसी वाली मुद्रा कंट्रीज कौन सी है भैया? यूरोपियन कंट्रीज है। यूरोपीय कंट्रीज में यूरोजोन क्राइसिस, ईयू मतलब यूरोपीय यूनियन की जो कंट्रीज जो यूरो मुद्रा को अपनाती हैं, यदि हम बात करें यूरो मुद्रा को अपनाने वाली कंट्रीज में हमारी कौन सी आ जाएंगी? यूरोपियन कंट्रीज आ जाएंगी, जिसमें कुल टोटल लगभग इस समय करंट टाइम में 28 कंट्रीज यूरोपीय यूनियन में शामिल हैं। अब बात करते हैं कि यूरोजोन क्राइसिस के अंतर्गत हुआ क्या कि चूंकि देखिए उस समय मेनली क्राइसिस का सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा अमेरिका में, और यूरोपीय कंट्री का जो हमारी इनकम है वह टूरिज्म है। और चूंकि टूरिज्म में इसका इनकम है, तो वहां पे जब टूरिस्ट जाएंगे तो टूरिज्म को फायदा होगा। और एक्चुअली उस समय वहां पे अमेरिकन कंट्री अर्थात यूरोपियन कंट्रीज में जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं वो अमेरिका के जाते हैं, यूएसए के जाते हैं। और उस समय यूएसए में क्राइसिस चल रहा था, जिसके वजह से 2007-8 में अमेरिका के टूरिस्ट आपके यूरोप नहीं जा सके। मीन्स कि वहां पे लोगों ने उसकी व्यवस्था इस बार टूरिस्ट प्लेस को बहुत अच्छा कर दिया था, जिससे कि और ज्यादा टूरिस्ट आकर्षित हो सके और आ सके। लेकिन वह नहीं जा सके, और चूंकि उस टूरिस्ट प्लेस को अच्छा करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने वहां के सेंट्रल बैंक से लोन लिया था, और ऐसे कंडीशन में उन्होंने लोन भी ले लिया, बनवा भी लिया, और टूरिस्ट गए भी नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? दिवालिया की कंडीशन हो जाएगी। और वैसे ही कंडीशन अमेरिका में हो चुका था। अमेरिका के जो सेंट्रल बैंक है, जो फेडरल रिजर्व बैंक है, वो भी दिवालिया के कंडीशन पर आ चुका था। और ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि भैया क्राइसिस सब जगह हो गया। तो किसी दिन मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आप लोग का कंप्लीट मैं यूरोजोन क्राइसिस के बारे में डिस्कस कर दूंगा। बहुत अच्छे से फिगर बना के या ग्राफिकल केस में उसको हम समझा देंगे, ग्राफ में समझाएंगे तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आमतौर पर आर्थिक विकास किसके साथ मिलकर
होता है। अब यदि बात करें आर्थिक विकास, भैया किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास कैसे होता है, तो देखिए मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन होता है, किसी भी देश के यदि विकास हो रहा है तो उसमें इन्फ्लेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन निर्भर करता है कि कौन सी टाइप होनी चाहिए। तो रेंगती हुई क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मतलब ऐसा इन्फ्लेशन जो रेंगती हुई हो, दौड़ती हुई, भागती हुई इन्फ्लेशन नहीं चाहिए, स्टैग इन्फ्लेशन नहीं चाहिए। इन्फ्लेशन कैसे चाहिए, मतलब हल्का इन्फ्लेशन हो। और यहाँ पे एक वर्ड आया इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को जान लेते हैं। तो इन्फ्लेशन के लिए एक वर्ड दिमाग में बैठा लो भैया, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, मनी का डिवैल्यूएशन। जब आपकी मुद्रा डिवैल्यूएट हो जाए तो समझिएगा कि मुद्रास्फीति है, मतलब महंगाई बढ़ गई तो मुद्रास्फीति हो रही है। मतलब मुद्रास्फीति का मतलब ही होता है मनी का डिवैल्यूएशन। मतलब खुद एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। मान लीजिए आप प्याज लेने गए, प्याज की कीमत आपकी 40 रुपये है। आप 40 रुपये का 1 किलो प्याज आज लेकर के आए, लेकिन 3 दिन बाद आपको प्याज लेने फिर जाना है। तो आपको पता है कि यार मैंने 40 रुपये किलो प्याज लाया है, तो 40 रुपये लेकर मार्केट आप गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि प्याज की कीमत 60 रुपये पर केजी हो गई है। मतलब 40 रुपये में आप 1000 ग्राम अर्थात 1 किलो प्याज लाते थे, लेकिन अब जैसे ही 60 का हो गया, अब उसकी कीमत क्या हो गई आपके लिए। अब उतने में आप क्या 40 रुपये में 1 केजी प्याज ला पाएंगे? नहीं। जितने पैसे में आपने 1 किलो क्वांटिटी पहले लेकर आए थे, अब उसी 1 केजी क्वांटिटी के लिए आपको पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं मनी डिवैल्यूएशन, और इसे बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं मुद्रास्फीति। तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास के लिए किसकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है भैया, कि आपका मुद्रास्फीति का भी होना हमारे मार्केट में जरूरी होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सही प्राथमिक घाटे को बताता है, मतलब प्राइमरी डिफिसिट को कौन सा एकदम करेक्ट बताता है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में इसका डायरेक्ट मैं आंसर डिस्कस करता हूँ। आंसर होता है कि फाइनेंशियल डिफिसिट माइनस, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इंटरेस्ट पेमेंट को। अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है, नोट में समझ लीजिएगा। राजकोषीय घाटे, फिजिकल डिफिसिट को प्राथमिक घाटे और ब्याज भुगतान में विघटित किया जाता है। मतलब कि जो प्राइमरी डिफिसिट होता है उसको दो भागों में कैसे में तोड़ा जाता है, प्राइमरी डिफिसिट और ब्याज मतलब इंटरेस्ट पेमेंट में उसको तोड़ा जाता है। राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान घटाकर प्राथमिक घाटा प्राप्त किया जाता है। मतलब यदि प्राइमरी घाटा, चूंकि फार्मूला आप मेनली बना सकते हैं कि यदि राजकोषीय घाटा इजकल टू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिजिकल डिफिसिट इजकल टू प्राइमरी डिफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। तो यदि हमको यहाँ से प्राइमरी डिफिसिट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी डिफिसिट इजकल टू फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्राइमरी डिफिसिट निकल जाएगा। इस प्रकार प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे के कम ब्याज भुगतान के बराबर है। यह सरकारी वित्त की वास्तविक स्थिति को इंगित करता है, क्योंकि इसमें अतीत में किए गए ऋणों के ब्याज बोझ को शामिल नहीं किया जाता। समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्यमी मतलब जो एंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी हेल्पलाइन किससे संबंधित है। एंटरप्रेन्योर हेल्पलाइन जो होता है वह किससे संबंधित है, तो यह मेनली संबंधित आपका सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम से, एंटरप्रेन्योरशिप से आपका यह संबंधित है। अब बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप हेल्पलाइन एक्चुअली है क्या और कब शुरू किया गया था और किसके शासनकाल में शुरू किया गया था। तो उद्यमी हेल्पलाइन सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम से संबंधित है। इसका उद्घाटन 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। आपको ये भी पता होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक समय फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ध्यान से फिर समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन क्या क्या है, अनाज की नई बीज किस्मों का विकास, गलत है। अनाज के बीज गांव खोलना, गलत है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण, मतलब कि जो सार्वजनिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो आधुनिकीकरण है, इससे यह रिलेटेड है। अब आप बात करते हैं कि एक्चुअली इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या है। तो राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना का उद्देश्य, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, ये योजना शुरू की गई थी राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या करना, आधुनिकीकरण करना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों पर ध्यान दीजिए। मतलब कुछ टैक्स दिया है, उस टैक्स पे ध्यान देना है और उसके बारे में डिस्कस करना क्या है क्या नहीं है। पहला है सर्विस टैक्स, सेवा कर, सीए के कार्य पर कर। अगला है, मतलब एक सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो वह वर्क कर रहा है उस पर टैक्स देना। अगला है निवेश पर कमाई गई ब्याज पर इंटरेस्ट, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट किया है उससे जो आप इनकम हो रही है उस पर इंटरेस्ट देना। ये उस पर उसके इंटरेस्ट पे आपको क्या देना, टैक्स देना। क्या अब इससे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर, मतलब इन तीनों में से कौन इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आप बात करते हैं, मैंने पहले ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया कि सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। सीए के कार्य पर जो टैक्स होता है वो डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट पर जो इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट पे जो टैक्स होता है वो डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता। तो यहाँ से एकदम क्लियर हो गया कि आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स में आपका क्या हो जाएगा, सेवा कर। मतलब अप्रत्यक्ष कर, यहाँ से फिर एक बार देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो सीधे जनता पर नहीं लगाए जाते। सेवा कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, मतलब सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। आज के क्वेश्चन मैं 10 ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि चूंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो मैं इतना अपलोड भी नहीं कर पाऊंगा वीडियो। और जो 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, 10 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास, जय हिंद।